image for तो अपन ने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम के अंदर है तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो अपन ने जो है ऑब्जेक्ट की जो सेपरेटिंग सरफेस है दोनों मीडियम की उस सेपरेटिंग सरफेस से अपन ने ऑब्जेक्ट की लेंथ या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज उन दोनों के अंदर रिलेशन निकाला था कि और अपन ने ये देखा था कि उस केस में जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ी सी ऊपर बनती है यानी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखता है अपने को थोड़ा सा रेस्ड दिखता है ये अपन ने पढ़ा था। अब एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि रेयर से डेंसर में क्या होता है। इसको मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा सिंपल बस थोड़ा सा रे डायग्राम बना लेते हैं। तो व्हेन object is in rarer medium ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में होता है तो उसका रे डायग्राम जो है वो किस टाइप से बनेगा इसको देखते हैं। तो देखो जैसे ये अपने पास सेपरेटिंग सरफेस है और लेट्स से कि ये अपने पास रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ऐसा हो सकता है जैसे लेट्स से कि अपन पानी के अंदर है और पानी के अंदर से अपन किसी ऑब्जेक्ट को बाहर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एयर अपना रेयर मीडियम हो गया यानी ऑब्जेक्ट अपना रेयर मीडियम में है और अपन जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है यानी यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है। तो अपन इसका भी रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ कि जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी इस सरफेस की क्या वो परपेंडिकुलर निकल जाएगी? यस सर। जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी इस सेपरेटिंग सरफेस पे वो परपेंडिकुलर निकल जाएगी उसका रिफ्रैक्शन इसी टाइप से होगा। उसके बाद अपन जो है दूसरी रे की बात करते हैं। तो जैसे कोई रे ऐसी जा रही है किसी एंगल इंसिडेंट एंगल लेट्स से कि नॉर्मल के साथ इसका एंगल आई है आई एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है ये सेपरेटिंग सरफेस ये नॉर्मल और नॉर्मल के साथ जो एंगल वो आई। अब देखो इस मीडियम का एन अपने को पता है ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि डेंसर मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो क्या साइन थीटा जो होगा क्या वो कम होगा? अरे बोलो। यस सर। और साइन थीटा अगर कम होगा इसका मतलब ये जैसे आई थी अब नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी क्या? हाँ सर। और जैसे ये जा तो ऐसे रहेगी ऐसे जा रही थी लेकिन ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी मतलब कुछ ऐसे डेविएट हो जाएगी ऐसे डेविएट नहीं होगी। तो ये लो देखो ऐसे डेविएट हो गई थोड़ी सी ऐसे डेविएट हो गई। तो अब अपने को इसका रे डायग्राम बनाना है तो इसको थोड़ा और इधर कर लेता हूं डायग्राम अच्छा बनेगा। तो ये लेट से कि ऐसे चली गई और नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल था उसको मैं आर बोल रहा हूं। तो ये इंसिडेंट रे है जो ऐसे जा रही थी और ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई क्योंकि साइन थीटा अपने को पता है कम होना चाहिए
यानी थीटा कम होना चाहिए, यानी आर कम होना चाहिए। तो अब मेरे को सोच के बताओ कि ये रे और ये रे कभी आपस में मिलेगी क्या एक्चुअली? नो, नहीं। तो अपने को इनको एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा। ये लो एक्सटेंड करके बना लिया, इसको भी एक्सटेंड कर लिया और इसको भी एक्सटेंड कर लिया, तो क्या यहां पे मिलेगी? इसको भी मैंने एक्सटेंड कर लिया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको भी एक्सटेंड कर लिया, और ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे इसको भी एक्सटेंड कर लिया। तो ये दोनों रे यहाँ पे मिलती हुई अपीयर होगी अपने को, तो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। तो अपने को देखने से पता चल रहा है ये तो डिस्टेंस u हो गई सेपरेट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस v हो गई इमेज की सेपरेटिंग सरफेस से डिस्टेंस। तो अपने को यहां से एक बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट अगर रेरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट अगर रेरर मीडियम में है तो उस केस में ऑब्जेक्ट अपने को थोड़ा सा जो एक्चुअल उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, उससे जो एपरेंट डिस्टेंस है जहां पे अपने को इमेज दिख रही है, वो डिस्टेंस थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। हाँ सर। सर ब्लर है बोर्ड। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी देखो है ना, अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे ही सेम टाइप से अपन ट्रायंगल बना के आई और आर के अंदर रिलेशन निकाल के अपन जो है वापस से वही निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी रिलेशन वही आएगा। क्या रिलेशन आएगा कि n1 अपॉन n2, या फिर मैं ऐसे ध्यान रखता हूं कि n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v। u और v के अंदर ये रिलेशन आएगा। n1 अपन किसको बोलेंगे, जहां से रेस आ रही है। n2 अपन किसको बोलेंगे, जहां पे ऑब्जर्वर है या जिस मीडियम में रेस जा रही है। तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, रिलेशन यही रहेगा n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v। तो यहां पे मैं नोट डाल के लिख सकता हूं, नोट, पहला नोट है अपने पास कि when object is in denser medium and observer is in rarer medium, then apparent distance का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, apparent distance is less than actual distance। ध्यान रखना डिस्टेंस अपन सेपरेटिंग सरफेस से मेजर कर रहे हैं। सेकेंड, when object is, मैं सीधा लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डेंसर में था, यहाँ पे रेरर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर वो जो है वो डेंसर मीडियम में है। देन apparent distance is more than actual distance। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये जो अपन ने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, क्या इनमें किसी को कोई डाउट? नो सर।
किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, किसी को ब्लर दिख रहा है तो मैं फोटो भेजूं क्या ग्रुप के अंदर? अब क्लियर है सर। ठीक है, तो एक सेकंड में थोड़ा सा और ठीक है। तो अब अपन जो है, अपन ने ये देख लिया कि इनमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, उसके अंदर सिंपल अपने को इमेज फॉर्मेशन के अंदर या डिस्टेंस निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v। n1 n2, n1 जहां से रे, इनकमिंग रे की जो डायरेक्शन है या जिधर ऑब्जेक्ट है वो n1 है, अदर साइड इज n2। एंड uv तो अपने को पता ही है, जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज है। अच्छा, कभी कभी इनकी वेलोसिटीज के अंदर रिलेशन पूछता है तो वो भी निकाल सकते हो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अपने को पता है कि n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v होता है, या n1 इंटू v इक्वल टू n2 इंटू u है। अब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो n1 इंटू dv अपॉन dt इक्वल टू n2 इंटू du अपॉन dt। अच्छा, dv अपॉन dt क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सेम वही रिलेशन आ गया कि n1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू n2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ इमेज। जो इनकी डिस्टेंस के अंदर रिलेशन है वही रिलेशन इनकी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी के अंदर रिलेशन होगा। तो ये भी अपने को कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने को पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन के अंदर जो उनकी डिस्टेंस के अंदर रिलेशन होगा वही उनकी वेलोसिटीज के अंदर रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है। तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। सर चलो अपन एक फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल करते हैं, उसके बाद अच्छे एग्जांपल करते हैं। चलो, तो देखो पहला एग्जांपल अपना ये है कि अपने पास एक कोई कंटेनर है और ये कंटेनर पूरा का पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। और इसके बॉटम पार्ट पे यहां पे कोई कॉइन वगैरह पड़ा हुआ है, ये कोई कॉइन है और इसकी टोटल डेप्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बाहर तो एयर मीडियम है, ये वाटर है। तो बताओ वाटर के लिए n कितना होता है बताओ? 0.3 कितना होता है? 4/3 4/3। वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है बट अपने को पता होना चाहिए 4/3। और यहाँ पे एयर मीडियम है, यहां से कोई ऑब्जर्वर देखता है इसको, तो ये कॉइन कहां पे दिखेगा? इस कॉइन की पोजीशन क्या होगी?
या मैं ऐसे लिख लेता हूं इमेज पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ कॉइन। ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि इस ऑब्जर्वर को ये कॉइन सरफेस से कितनी डेप्थ के अंदर दिखेगा, या कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, कितना रेस्ड दिखेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अपने को सिंपल काम यही है, डिस्टेंस निकालना है, उसके अकॉर्डिंग जो अपने से फाइंड आउट करने को बोला गया है उनकी टर्म्स में अपन आंसर बता सकते हैं। जल्दी ट्राई करो। फिफ्टीन सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पे। ओके सर सिंपल फॉर्मूला लगाना है अपने को, n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऐसे रेस जाएगी ये यानी n1 तो अपने लिए हो गया 4/3, n2 हो गया 1, और ये सेपरेटिंग सरफेस है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो u तो हो गया अपने पास -20, v निकालना है। मैंने बताया था साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो n1 यानी 4/3 अपॉन u -20, n2 1 अपॉन v। तो यहां से v आ गया अपने पास 4, ये 5 5 3 15, v आ गया -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा, यहां से 15 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर रेस्ड दिखेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा अपने को। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। अरे बोलो। सबने कर लिया ना ट्राई? यस सर। सबसे हो गया था? यस सर। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये कोई सेपरेटिंग सरफेस है और यहां पे लेट से कि वाटर ही है, और यहां पे जो है इसके बॉटम, जैसे लेट से कि यहां पे कहीं पे फिश कैसी होती है, कुछ ऐसी ऐसी फिर ऐसी ऐसी। ठीक है, डायग्राम से ज्यादा आपने ये तो मैडम बन गए। ठीक है, अपने को ज्यादा डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान रख लो यहाँ पे फिश है, ये फिश यहां से 36 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, ऐसे ऐसे 36 सेंटीमीटर ऊपर इस सेपरेटिंग सरफेस से कोई बर्ड है यहाँ पे, कोई बर्ड यहाँ पे उड़ रहा है, फिश तैर रही है, स्विम कर रही है, और ये सेपरेटिंग सरफेस है। दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस इज 36 सेंटीमीटर। ये भी 36 है, ये भी 36 है।
ये वाटर है यानी n4/3 है, ये एयर है यानी n1 है। तो अपने को दोनों केस के अंदर ये कैलकुलेट करना है कि distance of bird and fish appear to each other, यानी एक दूसरे को बर्ड को फिश की डिस्टेंस कितनी दिखेगी और फिश को बर्ड की डिस्टेंस कितनी दिखेगी, मतलब दोनों एक दूसरे को देखे तो ये कितने डिस्टेंस पे दिखेगा और ये कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, ये अपने को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक बार बर्ड फिश को देख रहा है, एक बार फिश बर्ड को देख रही है। ऐसी कुछ बातें हो रही। तो दोनों केस में अपने को सॉल्व करना है। सर बर्ड को फिश 63 सेंटीमीटर पे दिखेगा सर खुद से। कितना दिखेगा? खुद से 63 सेंटीमीटर नीचे। ओके क्या? फिश को बर्ड 84 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगी। ओके तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में केस 1 लेते हैं अपन। केस 1 ऐसा ले रहे हैं कि when bird is observer, बर्ड ऑब्जर्वर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रेस आएगी यानी ये n1 हो गया, यानी n1 4/3 हो गया, n2 1 हो गया और u जो है वो -36 सेंटीमीटर हो गया। तो n1 अपॉन n2 या n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन v। तो यहां से v कितना आ रहा है बताओ? यहां से v आ गया अपने पास 4, ये कैंसिल हो गया 9, क्या -27 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? हाँ सर। इसका मतलब इस सेपरेटिंग सरफेस से इस फिश का बर्ड अपना ऑब्जर्वर था तो फिश का इमेज 27 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा इसका, यहां से 27 सेंटीमीटर पे, इसको I1 बोल देता हूं। तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड, डिस्टेंस ऑफ फिश apparent to bird, बर्ड को टोटल फिश की डिस्टेंस कितनी दिखेगी? ये तो 27 सेंटीमीटर और ये 36, तो 27 प्लस 36 कितना हो गया बताओ? 63 सेंटीमीटर। यानी बर्ड जो वाटर लेवल से 36 सेंटीमीटर ऊपर है, इसको टोटल डिस्टेंस खुद से फिश की जो लगेगी वो 63 सेंटीमीटर लगेगी। ऐसे कैसे?
सेकेंड केस देखते हैं, केस 2, when fish is observer, फिश जो है ऑब्जर्वर है, यानी बर्ड अपना ऑब्जेक्ट है, यानी रेस इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, यानी n1 जो है वो 1 है, n2 4/3 है, u जो है, अब ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो u आ गया, इधर से रेस आ रही है -36 सेंटीमीटर। क्या ये मैं डिस्टेंस कैसे ले रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट है तो फिर भी बता सकता है। तो वापस से फॉर्मूला लगा देता हूं मैं कि n1/u = n2/v, तो ये आ गया 3 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, और ये भी आ गया -48 सेंटीमीटर। इतना ही आ रहा है क्या? हाँ सर। यानी इस बर्ड का इमेज सेपरेटिंग सरफेस से 48 सेंटीमीटर यहां पे कहीं पे बनेगा इमेज, तो टोटल डिस्टेंस जो बर्ड को इस फिश को फील होगी बर्ड के लिए, यानी बर्ड कितने डिस्टेंस में दिखेगा फिश को, तो 36 तो ये हो गया और 48 ये हो गया, 36 + 48 84 सेंटीमीटर आ गया क्या? अरे बोलो। हाँ सर। तो कुल मिला के अगर बर्ड फिश को देखेगा तब तो फिश खुद से 63 सेंटीमीटर पे देखेगी, और फिश जब बर्ड को देखेगी तो फिश से टोटल डिस्टेंस बर्ड की जो एपरेंट होगी वो 84 सेंटीमीटर होगी, मतलब दूर दिखाई देगा, और फिश नजदीक दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड। अरे बोलो। नहीं सर, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल करेंगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पे वाटर है, और यहां पे सबसे बॉटम पार्ट पे अपन ने एक मिरर लगा दिया। अच्छा ये कौन सा मिरर है बताओ? कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ अपने को गिवन है 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इस सेपरेटिंग सरफेस से ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ये भी गिवन है आपने को। उसके बाद यहां पे कोई पैरेलल रेस आ रही है ऐसे, इस सेपरेटिंग सरफेस से, ये एयर मीडियम है और ये वाटर है, यानी n जो है वो 4/3 है, ये एयर है यानी n1 है। तो यहां पे इस सरफेस पे, सेपरेटिंग सरफेस पे कोई पैरेलल रेस इंसिडेंट हो रही है,
तो पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो रही है और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, तो इसको, इस ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इमेज की फाइनल पोजीशन कितनी होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो पैरेलल रेज आ रही है सेपरेटिंग सरफेस पे, बॉटम पार्ट पे अपन ने एक कॉनकेव मिरर लगा दिया है और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो जो ऑब्जर्वर जो एयर के अंदर है बाहर, उसको फाइनल इमेज कहां पे दिखेगी? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अरे बोलो। तो सॉल्व करो जल्दी, फटाफट ट्राई करो। $7.5 centimeter from surface. C1 में बताया -7.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बाकी लोग भी ट्राई करो। सर सर वो 30 सेंटीमीटर जो गिवन है वो पोल से डिस्टेंस गिवन है क्या? 30 सेंटीमीटर, वो हाँ वो सरफेस पोल से, हाँ हाँ वो पोल से ही गिवन है। अरे यही बोल रहे हो ना कि इससे जो ये डिस्टेंस है वो ऐसे गिवन है ना कि पोल से, हाँ यही पोल से डिस्टेंस लेनी, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ऐसे अलग से अपने को बोला नहीं जाएगा, डिस्टेंस गिवन है इसका तो डेफिनेटली वो पोल से गिवन होगी, अदरवाइज अपन कैसे निकालेंगे? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो छोटे छोटे अजम्पशंस तुम खुद मान लो। अरे बोलो, हो गया सॉल्व? सॉल्व हो गया क्या? हाँ, कितना आ रहा है? 7.5 centimeter ही आ रहा है from surface. ओके वेरी गुड। इधर ध्यान दो सबसे पहले। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ये पैरेलल रेस आ रही है तो फाइनल ऑब्जर्वर तक यहां रे पहुंचने के लिए कितने प्रोसेस होंगे बताओ? 3 प्रोसेस होंगे। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस बाहर निकलते टाइम इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे
थ्री प्रोसेस होंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो देखो पहला ये रिफ्रैक्शन करवाना तो बहुत आसान है कि पैरेलल रेस अगर आ रही है तो ये पैरेलल ही चली जाएगी। अपने को पता है पैरेलल रेस के लिए जो इंसिडेंट एंगल होगा वो 0 होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी एंगल 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पैरेलल रेस इस मिरर पे भी पैरेलली इंसिडेंट होगी? यस सर। अच्छा, और आसान काम हो गया अपना कि मिरर पे जो पैरेलल रेस इंसिडेंट होती है वो कहां पे मिलती है बताओ? फोकस। ओके। अरे जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें अगर पैरेलल रेस आएगी तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। पैरेलल रेस जितना नॉर्मल के साथ एंगल उतना ही रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, मतलब ये जो है फोकस पे मिल जाए। ऐसा ही होता है कॉनकेव मिरर के अंदर। तो और फोकस इसका मिरर के आगे होता है, रियल होता है, यानी इधर कहीं पे यहां पे ये फोकस पे मिल जाएगी। तो ये I1 बोल देता हूं इसको मैं, ये फोकस है अपने। और फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर ऊपर बन जाएगा पहला इमेज। अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये इस रिफ्रैक्शन के लिए ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल 30, ये 20, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या? तो रेस इधर से इधर जा रही है फाइनल रिफ्रैक्शन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो फॉर फाइनल रिफ्रैक्शन, फॉर फाइनल रिफ्रैक्शन, फाइनल रिफ्रैक्शन के लिए U तो अपना हो गया -10, N1 हो गया 4/3, N2 हो गया 1। तो B निकाल सकते हो कि N1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन B। तो ये हो गया 4 से 2 5, यानी 2/15, 15/2, यानी B हो गया -7.5 सेंटीमीटर। यानी सेपरेटिंग सरफेस से ये इमेज कैसे बनेगी वो भी देख सकते हो कि डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये दोनों रेस डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, तो वापस ये यहां पे कहीं पे मिलेगी, तो ये I2 बन गया। और इस I2 की डिस्टेंस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि I1 और I2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 2.5 सेंटीमीटर। ये यहां से 20 सेंटीमीटर पे, ये 7.5 पे, टोटल 30 है, तो क्या 2.5 हो जाएगी? टू 2.5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये रेज जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, ऑब्जर्वर को फाइनली इमेज यहां पे दिखेगी। तो ऑब्जर्वर को इस सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर डेप्थ पे फाइनल इमेज दिखेगी इन रेज की। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट? बोलो। नहीं सर।
अब मैं एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को फटाफट आंसर कर देना कि उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे या चेंज क्या आएगा। अगर यही वाटर लेवल 10 सेंटीमीटर होता, मतलब 30 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर होता, तो फाइनल इमेज कैसे बनाते? सर पहले इमेज सरफेस पे बनाते, वहां पे रिफ्रैक्शन होता और फिर फाइनल इमेज आती। अरे 10 सेंटीमीटर हो जाता तो इसका मतलब I1 जो है, I1 क्या एयर के अंदर बन जाती? हाँ सर। यस सर। तो है ना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे थोड़ा सा एबनॉर्मल इमेज बन रही है, जैसे किसी को लगेगा कि I1 एयर के अंदर कैसे बन सकती है, I1 एयर के अंदर जाएगी तो I1 बनने से पहले ही वो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सही बात है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, लेकिन कैलकुलेशन अपने को एज इट इज वैसे ही करनी है। कैलकुलेशन खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेगी तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से एकदम सही आएगा। चलो एक सेकंड सॉल्व कर लेते हैं अपन, रिवीजन में भी काम आएगा। लिख लो, इसी का सेकंड पार्ट लिखो, इसी का सेकंड पार्ट भी लिखो। इन प्रीवियस क्वेश्चन लिख रहे हो ना सब लोग? यस सर। In previous question, water level is 10 centimeter. If water level is 10 centimeter, water level is 10 centimeter, then find out final position of image. Yeah, position of final image. Then find out position of final image. मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि बाकी सब एज इट इज है, यानी इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये वाटर है, इसका n 4/3 है, पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, यहां पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, बट ये जो डेप्थ है वाटर की या वाटर लेवल है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को फाइनल इमेज निकालनी है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अच्छा क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो सिंपल सॉल्व करूं क्या मैं? यस सर। देखो इधर ध्यान दो, सब लोग समझ लो इसको।
तो अपन क्या करेंगे, अपने अब मैथमेटिक्स पे रिलाई करेंगे अपन, तो बस अपने को नहीं पता कैसे हो रहा है, उसके बाद में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली कैसा हो रहा है। कि ये जैसे रेस पैरेलली इंसिडेंट होगी तो मिरर तक पैरेलली आएगी, ये फोकस पे इसको समेटने का ट्राई करेगा। इसको मैं थोड़ा सा दूर बना लेता हूं ताकि इमेज अपना सही बने। एक्चुअली ये डायग्राम मैं 10 सेंटीमीटर ज्यादा दिखा रहा हूं, पैराक्सियल रेस है तो 10 सेंटीमीटर बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो ये फोकस पे समेटने का ट्राई करेगा, लेकिन फोकस 20 सेंटीमीटर है, लेकिन कुछ ये यहां तक तो ये एक्चुअली रेस जाएगी ऐसे, उसके बाद आगे तो रिफ्रैक्शन के बिना जा नहीं सकती, यानी ये इमेज यहां पे इमेज बनेगा और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 तो ये है और ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये अपना I1 हो गया। एक्चुअली वहां पे इमेज बनेगा तो नहीं, ये रेस, ये वो वैसी बात हो गई कि वहां पे एक्चुअली तो ये रेस नहीं मिलेगी, उससे पहले ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन अपनी को मिलती हुई अपीयर होगी, उनको एक्सटेंड करोगे तो यहां पे मिलेगी, ऐसा कुछ होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर पे I1 बन गया। कैलकुलेशन करो सिंपल, तुम तो मस्त रहो बस। अब सेकेंड कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। I1 तो बन गया, I1 हो गया, मैं डिस्टेंस सेपरेटिंग सरफेस से ले रहा हूं, तो I1 10 सेंटीमीटर अबव वाटर लेवल, वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर बन गया। अब इनका रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के लिए I1 इन सेकेंड रिफ्रैक्शन I1 is our object, I1 अपना ऑब्जेक्ट है क्योंकि I1 से रेस आएगी, तो I1 से अगर रेस आएगी तो तुम खुद लॉजिकली सोचो कि I1 से अगर रेस आएगी तो मेरे को U N1 N2 इन तीनों की वैल्यू बताओ। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया I1 है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम्हें पता है। U10 होगा, U कितना होगा? +10 +10, ओके। N1 कितना होगा बताओ? 1 अब देखो अपने को ये पता है, देखो अब देखो थोड़ा सा ढंग से देखना, देखो ये वैसा ही केस हो गया कि काइंड ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो रेस तो अपने को पता है कि इधर से इधर ही जा रही है, रिफ्रैक्शन के टाइम रेस तो इधर से इधर ही जा रही है, यानी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। कैलकुलेशन में देखना है कैसे कर रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, एब्नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन, रेस तो इधर से इधर ही जा रही है, तो ये माइनस और ये प्लस, साइन कन्वर्जन हो गया। तो अब तो सिंपल N1 अपन इसी को मानेंगे, N1 कितना है जहां से रेस आ रही है, यानी 4/3, N2 कितना है 1, U कितना है, U ऊपर है यानी +10, तो U फॉर्मूला लगा लो अब कि N1/U इक्वल टू N2/V, यहां से V आ गया अपने पास, ये 2 5 V आ गया 7.5 प्लस का 7.5 सेंटीमीटर, प्लस का 7.5 सेंटीमीटर मतलब यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, ये माइनस ये प्लस, यहां पे कहीं पे इमेज बनेगा और इस इमेज की लेंथ कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज
is 7.5 centimeter above water level. अब ये प्रैक्टिकली कैसे बनेगी इसको समझ सकते हो। जब ये रेस यहां पे आई तो ये रेस का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से जैसे ऐसे रेस जा रही है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाती है, तो नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाती है। अरे बोलो, सही बात है ना? हाँ सर। नॉर्मल से दूर की तरफ, यानी ये ऐसे जा रही थी, ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी, तो यहां पे इनका इमेज बन जाएगा। ध्यान रखना इस केस में तुम वर्चुअल होगा फाइनल इमेज, रियल होगा या वर्चुअल? रियल होगा, फाइनल इमेज रियल बनेगा। कैसे? देखो तुम यहां से देख लो, ये रेस एक्चुअली ऐसे मिलेगी कि नॉर्मली तरफ आएगी तो एक ऐसे चली जाएगी और एक ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे ये एक्चुअली मिलेगी कुछ डिस्टेंस नीचे, ये एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, सॉरी यहीं पे मिला देता हूं, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, तो एक्चुअली यहाँ पे मिलेगी 7.5 सेंटीमीटर ऊपर एक्चुअली मिलेगी, तो रियल इमेज बनेगा फाइनली। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे एबनॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को काम एक ही करना है और कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा रिलाई करना है। उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली जब फाइनल इमेज बनेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इमेज कैसे बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या सर? हाँ बोलो सर, ऑब्जर्वर को I1 और I2 दोनों इमेज दिखेंगी क्या? ऑब्जर्वर को I1 और I2 दोनों इमेजेस दिखेंगी? I1 वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ पे है। अभी तो अपन ने बस सिंपल एयर के अंदर बना लिया, तो सिंपल एयर के अंदर फाइनल इमेज बन रहा है उसकी बात कर रहे थे। वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है। आ रही बात समझ में? जैसे ऑब्जर्वर जैसे I1 से ऊपर हुआ तब तो दोनों दिखेगी, I1 और I2 के बीच में हुआ तो ओनली फॉर I2 दिखेगी। आ रही बात समझ में? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। वो I1 बनेगा और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट करेगा, वो समझ में नहीं आया सर। अरे देखो ऐसा है कि जैसे जब अपने को पता है कि मिरर पे जो पैरेलल रेस आती है उसका इमेज मिरर, कॉन्केव मिरर जो है फोकस पे बनाता है और रियल इमेज बनाता है, लेकिन फोकस जो है वो रेयरर मीडियम के अंदर है, यानी फोकस 20 सेंटीमीटर पे है, बट 10 सेंटीमीटर पे वाटर लेवल खत्म हो जाता है। उसके बाद तो एयर मीडियम आ गया, तो 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनने के लिए 20 सेंटीमीटर पे रेज पहुंचनी चाहिए। लेकिन तुम खुद लॉजिकली सोचो कि 20 सेंटीमीटर पे पहुंचने से पहले तो वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो 20 सेंटीमीटर पे तो एक्चुअली पहुंच ही नहीं पाएगी, अपने को पहुंचती हुई अपीयर होगी, ऐसा अपने को लगेगा कि हाँ 20 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, लेकिन एक्चुअली तो उनसे पहले ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने रेस डायग्राम के अंदर बता रखा है, डायग्राम के अंदर कि पहले रेस यहां तक गई, अभी 20 सेंटीमीटर हुआ नहीं है, 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये सरफेस आ गई, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो यहाँ पे इमेज बन गया फाइनली। तो एक्चुअली ये मिलती कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर ऊपर, लेकिन मिल पाई क्या? नहीं मिल पाई। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है।
ऐसा एपियर होगा कि ये यहाँ मिलती, तो फिर ये अपने लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा I1। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, कि कोई पूछ रहा है कि सेकंड केस के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंट सरफेस से अपन इस टाइप से इंसिडेंट करवाते हैं रेस को कि ट्रांसपेरेंट सरफेस से बिना मिरर के रिफ्लेक्शन हो जाता है। बड़ी खतरनाक चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। ये तो सिंपल सेकंड केस में तो मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको TIR नहीं बोलते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? सर हाँ बोलो। सर इसका फोटो भेज दीजिए, वो वीडियो ब्लर है। ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा। कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं अभी। एक्चुअली वो अपने को रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है, वो तुम्हें होमवर्क से उसका डेरिवेशन करके आना है या सिंपल क्वेश्चन के टाइप से उसको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताना है मेरे को। क्वेश्चन क्या करता था मैं, एक टी थिकनेस की, इसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जर्वर है। तो एक यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, यानी यहां से देख रहा है, ऐसे कुछ देख रहा है। आगे किधर होगी? इधर है, इधर है, इधर भी है। ऑब्जर्वर इधर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अपने को ये पता करना है कि शिफ्टिंग ऑफ इमेज ड्यू टू स्लैब, कि स्लैब अगर नहीं होती, जैसे यहां पे कोई मेरे पास, यहां पे जैसे लेट से कि वाटर है, ये कोई मीडियम है, इसका मीडियम, ये कोई मीडियम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से कि इसका N1 मान लेता हूं मैं स्लैब का और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। मतलब वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है। डिस्टेंस तुम अपने आप हिसाब से मान लेना, डिस्टेंस आपस में लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहीं भी बन रहा था जहां पे, अभी हमने बहुत सारे इमेज निकाले कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से इतनी डिस्टेंस पे है, तो उसको कहां पे दिखाई देगा? वाटर लेवल जहां पे एंड हो रहा है वहां पे ऑब्जर्वर है, और वाटर लेवल जहां से स्टार्ट हो, मतलब सॉरी, वाटर लेवल जहां पे एंड हो रहा है, एक तरफ तो ऑब्जेक्ट है, एक तरफ ऑब्जर्वर है।
तो अगर बीच में स्लैब नहीं होती तब तो अपन सिंपल फॉर्मूला लगाए थे n1/u = n2/v, इमेज बना लेते। लेकिन बीच में क्या आ गई, एक स्लैब रख दिया अपन ने जिसकी t थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स t है, सॉरी t थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो अब जहां पे पहले इमेज बन रही थी और इस स्लैब रखने के बाद में जो इमेज बन रही है उससे इमेज स्लैब से इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी और किधर होगी, मतलब इमेज आगे खिसक जाएगी, ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या इमेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अपने को शिफ्टिंग ऑफ इमेज निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? सर ऑब्जर्वर मतलब वाटर में है या एयर में? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इन दोनों का मीडियम जो है वो सेम है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का मीडियम सेम लेना है अपने को, दोनों सेम मीडियम के अंदर। सर सर अगर दोनों सेम मीडियम में रहते और स्लैब नहीं होता तो रिफ्रैक्शन तो होता ही नहीं। हाँ वही बात। अरे ठीक है, तो मेरा कहने का मोटिव ये है, तुम अलग अलग मतलब ऑब्जर्वर को जस्ट वाटर के बाहर ले लो, और अदरवाइज तो सॉल्व कैसे करोगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर को एयर मीडियम में ले लो, फिर वापस ये इसकी वजह से रिफ्रैक्शन सॉल्व करवा लो, और उसके बाद मीडियम का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अपने को सिर्फ शिफ्टिंग निकालनी है। या फिर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो तुम ऐसे समझ लो कि ठीक है दोनों सेम मीडियम में थे, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अब तो होगा, अपन ने स्लैब रख दिया, अब तो होगा। हाँ सर। अब दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के पास में जो स्लैब की सरफेस है उससे होगा, सेकेंड टाइम जो ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ जो सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर जाके ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी। तो अपने को ये पता करना है कि स्लैब की वजह से कितनी जो है वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस जैसे x है तो ऑब्जर्वर को कितनी फील होगी, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, और वाटर अगर नहीं लो तो तुम एयर मीडियम भी ले सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब अपना ये है कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन सेम मीडियम। ऑब्जर्वर एंड इमेज, सॉरी ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन सेम मीडियम, ये अपना क्वेश्चन है। अब ये एयर की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो इन जनरल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेना। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, सब लोगों से सॉल्व होना चाहिए, फिर अपन क्लास में सॉल्व करेंगे कैसे होगा। तो आज की क्लास के अंदर क्या आखिरी में क्या लिखा है वो? अरे यही लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन सेम मीडियम, दोनों सेम मीडियम के अंदर है। N2 वाली मीडियम क्या? हाँ N2 वाले में, N2 वाले में ऑब्वियसली बात, N1 तो स्लैब का मीडियम है। ठीक है।